Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Connected Classroom and rainy morning. I am Mr. Sohail, your mathematics teacher. और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो बाइनरी रिलेशन हैं उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे, डोमेन और रेंज के बारे में बातचीत करेंगे और उनके हवाले से जो भी डिफरेंट चीज़ें होंगी जो आपको अंडरस्टैंड अभी नहीं हुई हैं उनको हम क्लियर करेंगे। प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पहले जो 4 क्वेश्चन थे वो क्लियर किए थे, पहले 3 क्वेश्चन। आज का जो हमारा लेक्चर होगा हम 4 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसमें बेसिकली क्या चीज़ पूछी जा रही है। H आपको एक सेट दिया गया है, एक सेट आपको G दिया गया है। राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम H टू G। H टू G जो रिलेशन आपने लिखना है मीन्स आप H क्रॉस G की बात कर रहे हैं। आप एक तो वो रिलेशन लिखेंगे इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर का क्या मतलब होता है, उर्दू में इसको बोलते हैं अंदराज करना, यानी कि लिखना, दर्ज करना से है। अब फिर आगे क्या लिखना है, ये जो आप उसको ना H क्रॉस G लिखेंगे ना, उसके आगे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इज इक्वल टू, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फिर आपने वो जो आर है ना, जो बाइनरी रिलेशन है, पहला कौन सा लिखना है जिसमें इज इक्वल टू का मतलब है जिसमें पहला और दूसरा एलिमेंट इक्वल हो। उस सारे H क्रॉस G में से वो वाले एलिमेंट्स आप लिख लेंगे जिनमें X और Y इक्वल होंगे। इक्वल का क्या मतलब है, यानी कि ऑर्डर पेयर में X की वैल्यू भी 5 है, Y की वैल्यू भी 5 है, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। इज लेस देन का क्या मतलब है? इज लेस देन का मतलब है अब H से G आप कर रहे हैं ना, मतलब H का एलिमेंट छोटा होना चाहिए, मतलब X का एलिमेंट छोटा होना चाहिए। तो इज लेस देन का मतलब होगा कि वो वाले सारे इसमें लिखेंगे जिसमें X की वैल्यू Y से छोटी होगी। ठीक है। इज ग्रेटर देन का फिर क्या मतलब होना चाहिए, जिसमें X की वैल्यू बड़ी होगी, Y की वैल्यू छोटी होगी। और इज वन लेस, वन लेस का क्या मतलब, वन लेस का मतलब होगा कि जो X की वैल्यू होगी वो एक छोटी होगी। एक छोटी का क्या मतलब है, मतलब फॉर एग्जांपल X की वैल्यू है 5 तो Y की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, तो X की वैल्यू एक छोटी हो जाएगी। इज वन ग्रेटर, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, व्हाइट बोर्ड के ऊपर इसको लिखते हैं, H क्रॉस G निकालते हैं और फिर सारे बारी बारी इसके बाइनरी जो रिलेशंस हैं वो देखेंगे। आपका कोई भी किसी भी हवाले से क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मूव टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। H हमारे पास क्या चीज़ है, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और G हमारे पास क्या है 5, 7, 9 एंड 11। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, H क्रॉस G लिखना है, यानी कि इनके जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। वो कैसे लिखेंगे उसके बारे में तो आप जानते हैं कि 5 को 5 के साथ आप मैच करेंगे, फिर 5 को 7 के साथ, फिर 5 को 9 के साथ और फिर 5 को 11 के साथ, फिर 6 को 5 के साथ, 6 7 के साथ, 6 9 के साथ और फिर 6 जो है वो 11 के साथ मैच होगा। नेक्स्ट वन इज 7 5 के साथ, 7 7 के साथ, 7 9 के साथ और 7 11 के साथ। फिर आपके पास क्या होगा 8 5, 8 7, 8 9 एंड 8 11। एक एलिमेंट रह गया है 9 5, 9 7, 9 9 एंड 9 11। ये हमने टोटल क्या लिख रही हैं, एलिमेंट्स लिख ली हैं। अब इसमें आगे जो हैं वो 6 पार्ट्स दिए गए, जिनमें से पहला पार्ट है इज इक्वल टू। ठीक है। अब पहला जो पार्ट है उसमें इज इक्वल टू का मतलब ये है कि हम यहाँ पे आर जो बाइनरी रिलेशन है वो वाले एलिमेंट लिख रहे हैं जिनमें X और Y दोनों इक्वल हो। क्या मतलब है, लाइक 5 एंड 5, और कोई देखें X और Y इक्वल हो 7 एंड 7, 9 एंड 9। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो पहले पार्ट का आंसर होगा, जिसमें क्या चीज़ है, ऑप्शन क्या है, इज इक्वल टू का जो ऑप्शन है वो है। अब दूसरा क्या है, दूसरे में इज लेस देन लिखा हुआ है। इज लेस देन का मतलब मैंने आपको समझा दिया था सेकेंड पार्ट। इज लेस देन का मतलब ये होगा जिस तरह 5 7, यानी कि X की वैल्यू Y से छोटी होनी चाहिए, वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब देखो उसमें फिर क्या आएंगे, 5 7 भी आ जाएगा, 5 9 भी आ जाएगा, 5 11 आएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि X की वैल्यू बड़ी है।
फिर 6 और 7 आएगा, 6 और 9 आएगा, 6 और 11 आएगा, फिर 7 5 नहीं आएगा, फिर हमारे पास 7 9 आएगा, फिर 7 11 8 5 नहीं आ सकता, 8 7 नहीं आ सकता, 8 9 आएगा और फिर 8 11 आएगा। फिर इसी तरह 9 5 भी नहीं आ सकता, 9 7 नहीं आ सकता, 9 9 भी नहीं आ सकता और फिर हमारे पास 9 11 आएंगे। ये अब कौन से हैं? इज लेस देन है, जिनमें x की वैल्यू y से लेस है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सो ये जिन पे आप ऊपर क्रॉस लगा हुआ है ये सारे मैं लिख रहा हूं और ये हमारा सेकंड जो पार्ट होगा उसका आंसर होगा। तो ये सेकंड पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब इसमें क्या चीज है, कौन से लिखें? इज लेस देन। इज लेस देन, अब ये बड़ा एम्बेगुअस है, समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। उसके लिए ऊपर स्टेटमेंट को आपको समझना जरूरी है। हम रिलेशन कौन सा लिख रहे हैं? एच से जी लिख रहे हैं। तो मतलब ये बात हो रही है कि एच को जी से जो लेस हैं वो आप लिख दें। तो एच को जो जी से लेस हैं वो अगर लिखेंगे तो मीन्स जो एक्स वाले हैं यानी कि जो पहले वाले हैं वो जो लेस हैं वो लिखेंगे। ठीक है, अब आई होप आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब आते हैं इसके जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है इज ग्रेटर देन। इज ग्रेटर देन का क्या मतलब है? एच से जी हमने रिलेशन लिखा है तो उन एलिमेंट्स की बात हो रही है जिनमें एच के जो एलिमेंट्स हैं वो जी से बड़े होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो थर्ड पार्ट आएगा जिसमें इज ग्रेटर देन। इज ग्रेटर देन में कौन से आएंगे? एक्स की वैल्यू जिनमें बड़ी होगी। अब देखो मैं इनको डिफरेंट जो साइंस हैं उनसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें हम अब लिखेंगे ये जो कलर हो। अब इज ग्रेटर देन 6 जो है 5 से ग्रेटर है, एक तो वो आ जाएगा। फिर 7 5 मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूँ, 6 5, फिर हमारे पास आ जाएगा 7 5, फिर हमारे पास आ जाएगा 8 और 5, फिर हमारे पास आ जाएगा 8 और 7, और फिर हमारे पास आ जाएगा 9 5 एंड 9 7। आई होप आपको ये जो थर्ड पार्ट है इज ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। अब आते हैं इसका फोर पार्ट, इज वन लेस। वन लेस का क्या मतलब है कि जो h के एलिमेंट हैं या जो x के एलिमेंट हैं वो छोटे तो होने चाहिए लेकिन सिर्फ एक डिजिट छोटे होने चाहिए। मतलब अगर y 15 है तो x को 14 होना चाहिए, y 7 है तो x को 6 होना चाहिए। अब ये जो 4 हमारे पास बाइनरी रिलेशन हम लिखेंगे इसमें कौन से लिखेंगे? जिसमें जो x है 1 लेस है। 1 लेस में कौन सा आ जाएगा? अब देखो ये 5 7 नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो 2 लेस है। ये 5 9 नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो x की वैल्यू है वो 4 लेस है। देखिए इसमें आएगा 1 लेस होना चाहिए। ठीक है, तो 6 5 में क्या है? ग्रेटर है। इसी तरह हाँ जी 6 और 7 आएगा। अब देखिए 6 और 7 में जो x की वैल्यू है वो एक छोटी है। 3.4 एक्सरसाइज है ओप्पो जी, और 3.4 का हम कर रहे हैं 4 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 7 आ गया। अब देखिए 6 9 भी नहीं आ सकता, 6 11 भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट वन इज, एक स्टूडेंट ने बताया 8,9। मुनीबा आपने वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने कि देखें अब फिर 7 9 नहीं आ सकता, 7 11 नहीं आ सकता, 8 9 आएगा। शाबाश, जिसमें हमारे पास जो x है वो एक लेस है। फिर इसके अलावा और कोई डिजिट भी नहीं आ सकता। तो हमारा 4 का जो सोल्यूशन है वो ये चीज़ होगी। आई होप आपको ये जो पहले 4 पार्ट हैं ये क्लियर है। अब आते हैं 5 पार्ट पे। इज 1 ग्रेटर। अब उसका उल्टा हो गया है, आपने वो वाले सारे लिखने हैं जिसमें x जो हो वो 1 बड़ा हो। अब 1 बड़ा हो का जो आंसर है वो मैं यहाँ पे ओपनली बताऊंगा। एक स्टूडेंट ने आंसर किया है, शगुफ्ता ने 6 5, वेरी गुड। 1 ग्रेटर में एक तो आपके पास आएगा 6 5 आ जाएगा। एवरीवन है, यूनस आपका एवरीवन नहीं आएगा। मुनीबा ने कहा है 6 5 है, 8 7 है। शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन है मानूर, आपने कहा है 8 9। एक बड़ा होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए, y बड़ा नहीं, एक की बात हो रही। ठीक है, तो ये जो ऊपर एक दो स्टूडेंट हैं बहुत अच्छा आपने आंसर किया है। इसमें आ जाएगा आपके पास जो
बच्चों ने बताया है कि एक बड़ा, ठीक है, और भी शाबाश क्लियर कर लें। हैदर आपने बताया है 6-5, ठीक है, शाबाश। चलें जी, एक तो हो गया 6-5, चलें मैं इनको सर्कल कर रहा हूँ जो आप बताते जाते हैं, ठीक है। और मज़ीद जो एक ग्रेटर है उसमें नहीं 9-5 नहीं आएगा, 7-5 में 2 का फ़र्क है, एक सिर्फ बड़ा होना चाहिए, जो x की वैल्यू है वो सिर्फ 1 ग्रेटर होनी चाहिए, 7 और 5 में 2 का। 6-5 तो आ गया, इसके अलावा कौन सा है जी? 6-5 के अलावा जिसमें x की वैल्यू 1 ग्रेटर हो। देखें एक और सर्कल मैंने कर दी है, 8 और 7, शाबाश बहुत अच्छे, ये आंसर था। ओके 8-7 आ गया, और इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं लिख सकूं। तो ये जो 2 सर्कल हुए पड़े हैं ये हमारा किसका आंसर है? पार्ट 5 का आंसर है। अब आ जाते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 का भी जो आंसर है उसमें हम जो है ना वो डबल टिक करेंगे, ठीक है, और आपने खुद से आंसर करना है। क्या लिखा हुआ है? इज टू लेस। एक स्टूडेंट ने आंसर किया, शगुफ्ता ने 5-7, 7-9, 9-11, बहुत अच्छा आंसर किया है। और CMC है, उन्होंने आंसर किया 6-7, नहीं 6-7 में 2 का गैप तो नहीं है ना, 5-7 जिस तरह हो गया। शगुफ्ता का आंसर बहुत अच्छा था कि पहला तो देखो इसमें 5-7 आ जाएगा, जिसके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये आपका 6 पार्ट का आंसर है। कितना लेस होना चाहिए? 2 लेस होना चाहिए, एक 5-7 आ गया। फिर हमारे पास आ जाएगा 2 लेस, शाबाश। दोबारा से खुद से एक और स्टूडेंट ने आंसर किया, ईमान 5-9, नो, इनमें 4 का गैप है। फातिमा ने आंसर किया है। इनमें से नेक्स्ट जो है जिसमें हमारे पास 2 लेस है, ये देखें 7 और 9 आ गया, ठीक है। अब 9 और 7, शाबाश। अबीहा ने आंसर किया है 7-9, बहुत अच्छे। इसके बाद हमारे पास आएगा, इसके अलावा जी कोई ऐसा देखें जिनमें 2 का गैप आ रहा हो, 9 और 11, बहुत अच्छे, जिसमें x की वैल्यू जो है वो 2 लेस है। तो ये आंसर किया था जीरक ने और मिसबा ने। तो ये बेटा ये जिनके ऊपर मैंने टिक लगा दिए हैं ये आपका पार्ट 6 का आंसर है। आई होप आपको ये जो बाइनरी रिलेशन है इनके अंदर जो ढूंढना है कि कोई अगर आपको कंडीशन दी जाए, और इसी रेफरेंस से एक और क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर जो 8-9 है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा जिसमें बाइनरी रिलेशन की कुछ कंडीशन दी जाएंगी। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया तो आप वो जो क्वेश्चन है वो भी समझ सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी इसी तरीके से ही है, मतलब उसमें कुछ फैक्टर्स की बात होगी। तो पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, सी जो सेट है वो क्या होगा? सी हमारे पास है 2, 4 और 6, और डी हमारे पास है 4, 6, 8, 9 एंड 12। अब देखो आगे लिखा हुआ है आर। आर आपने बाइनरी रिलेशन कौन से लिखने हैं? वो वाले लिखने हैं जिनमें ये सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स वाई, वेयर एज एक्स बिलोंग टू सी, वाई बिलोंग टू डी, एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई। वो सारे लिखेंगे जिनमें एक्स वाई का फैक्टर होगा। और फिर आगे इसकी 4 टाइप्स, पहली टाइप है टेबुलर फॉर्म में आर को लिखें, दूसरा है डोमेन रेंज बताएं, तीसरा आर इनवर्स है, और चौथा है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम प्रीवियस एक्सरसाइज थी, अगर किसी को समझ नहीं आई तो इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें रिपीट होंगी। सबसे पहले तो हम निकालेंगे सी क्रॉस डी निकालते हैं, फिर उसके अंदर से ये जो चारों पार्ट हैं वो हम क्लियर करेंगे। जो क्रॉस है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए। 2 और 6 हो गया, फिर 2, 8, 2, 9 एंड 2, 12। फिर हम बात करेंगे 4 की, 4, 4 है, 4, 6 है, 4, 8 होगा, 4, 9 एंड 4, 12। फिर है 6, 4, 6 और 6, 6, 8, 6, 9 एंड 6, 12। अब ये तो हमने उसकी लिख दी। अब आपने लिखना है आर, कौन सा लिखना है? पहले पार्ट का आंसर है कि आर लिखें और उसको टेबुलर फॉर्म जो है वो दर्ज करके रिटर्न में आप वैल्यूज लिखें। कौन से लिखने हैं? जो आर कौन से? एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई। अब फैक्टर के बारे में आप जानते हैं फैक्टर क्या चीज होती है? फैक्टर वो चीज होती है जिसमें एक जो वैल्यू है वो दूसरे को पूरी पूरी डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल 9 है, अब 9 का 3 फैक्टर है, यानी कि 3 उस 9 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 बचता है। अब मैंने आंसर कर दिया, अब आपने क्या आंसर देना है? एक ही लाइन के अंदर सारे जो बच्चे हैं उन्होंने आंसर करना है कि इनमें से वो डिजिट आपने लिखने हैं जिनमें एक्स वाई का फैक्टर है। पहला मैं लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। देखें ये x है, ये y है। अब देखो 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है ना,
तो ये आ जाएगा 2,4 पहला डिजिट तो आ गया। एक लाइन में लिखना है सारे लोगों ने जी। आपके पास 5 सेकंड है, मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ, सेकंड भी आएगा। देखें 2 और 6 भी आएगा क्योंकि 6 का 2 क्या है, फैक्टर है। फिर अगेन हमारे पास 2 और 8 भी आएगा। अब देखो 2 और जो 9 है वो नहीं आएगा क्योंकि 9 का 2 फैक्टर नहीं है। फिर हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 12 आ जाएगा। फिर देखो 4 भी आएगा क्योंकि 4 को 4 जो है वो डिवाइड करता है, तो 4 और 4 भी आ गया। 4 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 का 4 फैक्टर नहीं है। फिर 4 और 8 जो होगा वो आएगा। फिर उसके बाद 4 और 12 भी आएगा। फिर हमारे पास 6 4 नहीं आ सकता। फिर हमारे पास आएगा 6 और 6 आएगा। 6 8 नहीं आ सकता, 6 9 नहीं आ सकता एंड 6 12 नहीं आ सकता। अब देखो बच्चों इसमें क्या कंडीशन थी, आपने इस क्रॉस प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से वो लिखने हैं जिनमें x क्या हो, y का फैक्टर हो, यानी कि x की जो वैल्यू हो वो y को पूरी पूरी डिवाइड करते हुए वो सारे लिखने हैं। ये जो पहला पार्ट है इसका आंसर ये हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने लिखना है d और r, डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। अब आपको डोमेन पहले समझा चुका हूं, ऑर्डर पेयर के जो पहले डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होती है। अब देखो डिफरेंट कौन से हैं, 2 है, 4 और 6, 2 4 6 सेट्स के अंदर रेपिटेशन नहीं होती, तो 2 4 6 डोमेन आ गई। अब आ जाते हैं रेंज, ऑर्डर पेयर के दूसरे डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं 4 6 8 एंड 12। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आ गया। आई होप आपको अब क्लियर होगा। मजीद अगर आपको कोई समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। मुनीबा आपने आंसर किया है 4 6 8 12। रियलमी आपका आंसर है बहुत अच्छे। रेंज जो है वो रियलमी आपने ठीक लिखी, अपने जो ओरिजिनल नेम है उनके साथ लिखें ताकि पुकारना आसान हो जाए। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में एक नई चीज़ है और वो है आर इनवर्स। ये आगे भी यूटिलाइज होगा, ये इससे कनेक्टेड है, इस आर से कनेक्टेड है। आर इनवर्स वो चीज़ होगी जिसमें हम आर की वैल्यू को इनवर्स कर देंगे। कैसे इनवर्स करेंगे, इस आर में जो ऑर्डर पेयर लिखी हुई हैं उनको रिवर्स कैसे करना है, x को y बना दो और y को x बना दो, तो वो आर इनवर्स हो जाता है। ठीक है, अब देखो 4 और 2 कर दिया ना, नेक्स्ट वाले को 6 और 2 कर दिया, नेक्स्ट वाले को 8 और 2 कर दिया, फिर 12 और 2 कर दिया, फिर 4 4 तो सेम आ जाएगा, फिर हमारे पास 8 4 आ जाएगा, फिर हमारे पास 12 और 4 आ जाएगा, फिर हमारे पास 6 और 6 तो सेम रहेगा, 12 और 6 आ जाएगा। अब ये बच्चों किस चीज़ की बात हो रही है, आर इनवर्स की बात हो रही है। इनवर्स में क्या करना है, जो आर की वैल्यूज़ हैं उनको आपने क्या करना है, एक्स को वाई की जगह पे कर देना है, वाई को एक्स की जगह पे कर देना है। ये थर्ड का आंसर है। अब 4 जो आंसर है वो कह रहे हैं कि ये जो R है इसको आपने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। बहुत आसान है, इसको हम यहाँ पे ही सॉल्व कर देते हैं। ये 4 पार्ट का आंसर है। एरो डायग्राम कैसे लगाएंगे, ये देखो दो आपने सेट ले लिए। अब देखो ये जो R है ना, R में कौन से डिफरेंट एलिमेंट हैं, 2 है, 4 है और 6 है। अब नेक्स्ट वाले में क्या है, 4 6 8 और 12। अब एरो डायग्राम बहुत आसान चीज होती है कि ये जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में देखो पहला एलिमेंट है 2 जो है वो 4 के साथ मैच कर रहा है, तो ये देखो 2 को 4 के साथ एरो लगा दो। ये अगर शार्ट क्वेश्चन में आएगा तो हर पार्ट 1 1 मार्क्स का होगा, आपका 4 मार्क्स का ये शार्ट क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट है 2 6 के साथ मैच कर रहा है, तो 2 को 6 के साथ एरो लगा दो। अब नेक्स्ट है 2 8 के साथ मैच कर रहा है, तो 2 को 8 के साथ एरो लगा दो। नेक्स्ट वन में 2 12 है, इसको मैच कर दें। नेक्स्ट वन में 4 जो है वो 4 के साथ है, एरो लगा दिया। फिर है हमारे पास 4 8 के साथ, तो 4 को 8 के साथ एरो कर दें, फिर 4 को 12 के साथ, फिर 6 को 6 के साथ एंड 6 को 12 के साथ। तो ये हमारा इसका जो 4 पार्ट है ये भी क्लियर हो जाता है, जिसमें हम अपनी एरो जो डायग्राम है वो लगाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 की कॉपी है। आर की वैल्यू दी हुई है, आपने आर को, हाँ इसका जो पहला पार्ट है 6 का वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अगर आपको ये आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 6 के पहली जो वैल्यू होगी
उसको हम कैसे लिखेंगे? ये r दिया हुआ है आपके पास 6, 4, 8 और 6 एंड 10 और 8। सेट बिल्डर जो चीज होती है उसमें होता है मैथमेटिकल जो नोटेशंस होती हैं उनमें लिखना। अब इसका पहला पार्ट है r, आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, क्या है? x y ऑर्डर पेयर है ना, वेयर एज। अब ये कैसे लिखे हुए हैं? अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहां पे दो दो का डिफरेंस है, ठीक है? तो हम लिखेंगे कि x माइनस वाई जो है वो 2 के इक्वल है, यानी हर जो वैल्यू है उसमें अगर आप देखें x को y के अंदर से अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो 2 रिमेन हो रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये सेट बिल्डर नोटेशन हो गई। अब दूसरा है फाइंड डोमेन और रेंज, बहुत आसान है। डोमेन क्या होगी इसकी? 2, 4, 6, 8, 10 डोमेन होगी। रेंज क्या होगी? 0, 2, 4, 6, 8 ये रेंज हो जाएगी। इसका फिर थर्ड पार्ट है इनवर्स, इनवर्स भी लिखना है और फिर इस इनवर्स को भी इस फॉर्म में लिखना है। तो ये थर्ड पार्ट पहले पार्ट को देखते हुए आपने खुद करना है। सेट बिल्डर नोटेशन खुद से लिखनी है। इनवर्स आपको बता चुका हूं, ऑर्डर पेयर को x को y कर दें, y को x कर दें, वो इनवर्स हो जाता है। और 4-1 है रिप्रेजेंट r एंड r इनवर्स बाय एरो डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने 4 पार्ट अंडरस्टैंड किया है तो फिर r के दरमियान और r इनवर्स के दरमियान जो एरो डायग्राम है वो आप बना सकते हैं। तो बच्चों कुछ पार्ट जो है वो आपने खुद से लाजमी सॉल्व करने हैं ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। सर पार्ट 1 समझ नहीं आया। जैनब का क्वेश्चन है और मानूर का है डोमेन का, ठीक है? ओके बेटा, इसमें यह है कि जिसमें आपने ये जो पार्ट 1 है ना, सेट बिल्डर होता है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना। मैथमेटिकल फॉर्म कौन सी है कि वो रिटर्न जो चीज़ लिखी हो ना उससे हम बता सकें कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, ये यहाँ से ये कैसे बन सकता है। अब देखो एक्स वाई ऑर्डर पेयर, एक्स वाई जब ये लिखा होगा तो पता चल जाएगा कि ऑर्डर पेयर्स की बात हो रही है, उनकी रिप्रेजेंटेशन। ये जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं वेयर एज, ठीक है? अब आगे जो है ना ये वाली जो इक्वेशन है ये मुझे रिप्रेजेंट करा रही है कि इन वैल्यूज को हम कैसे लिख सकते हैं। देखें यहां पे ये जो 2 है ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब देखो ये ऑर्डर पेयर कैसे बनते हैं? x में से y माइनस करो, 2 में से 0 माइनस करो, 2 रिमेन होता है ना, 4 में से 2 माइनस करो, 2 रिमेन होता है। तो ये जो फॉर्म है ये इस तरह हमने मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में उसको लिखते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स के सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट कर देना। आई होप अब आपको क्लियर होगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट जो दोनों क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन हैं, वो भी इसी पर्सपेक्टिव से हैं, 7, 8, 9, ठीक है? उनमें भी हमने क्या करना है कि 7 में भी आपने r को लिखना है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि 2x + 1 हो y, उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ऑल्दो एक जो इसका क्वेश्चन है 8 से जो 9 दोनों एक ही जैसे हैं, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मंडे वाली जो क्लास है उसके अंदर। उसकी रीज़न क्या है? ताकि दोबारा से ये चीज़ रिपीट हो, आपको ऑर्डर पेयर के अंदर जो बाइनरी रिलेशन डिफरेंट है वो समझ आ जाए। एक स्टूडेंट को क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 समझा दें एंड पे। आईफोन का क्वेश्चन है बेटा, अपने ओरिजिनल नाम से आए। अच्छा, इसमें ये है कि जो आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, टेबुलर फॉर्म हमने लिखी थी, उसमें तो ऑर्डर पेयर लिखे थे, इनवर्स की बात है, एरो डायग्राम की बात है। मैं एक दफ़ा रिपीट ही कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कर सकें। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? आर वो लिखना है जिसमें एक्स वाई का फैक्टर हो। ये सारी क्रॉस प्रोडक्ट लिखी हुई है। इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर से आपने वो एलिमेंट निकालने हैं जिसमें वाई एक्स जो है वो वाई का फैक्टर है। फैक्टर का क्या मतलब है? एक्स वाई को डिवाइड करता है। ये देखो 2 4 को डिवाइड करता है ना, 2 और 4 यहाँ पे आ जाएगा। 2 6 को डिवाइड करता है, यहाँ पे आ जाएगा। 2 8 को डिवाइड करता है, वो भी यहाँ पे आ गया। 2 12 को डिवाइड करता है, वो भी यहाँ पे आ गया। इसी तरह 4 4 4 8, तो वो सारे जो हैं वो फैक्टर्स वाली कंडीशन जो है वो क्लियर हो गई। अब इसका दूसरा था डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स। रेंज क्या होती है? ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट्स। डोमेन और रेंज क्लियर हो गई। फिर इसका थर्ड पार्ट था आर इनवर्स। आर इनवर्स में क्या करना है? जो आर लिखा हुआ है इसमें ये जो पहले वाली वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू है, ये जो दूसरे वाली वैल्यू है ये वाई की वैल्यू, इनको इंटरचेंज कर दो, ठीक है? एक्स को वाई की जगह पे ले जाओ, वाई को एक्स की जगह पे ले जाओ, तो वो आर इनवर्स बन जाएगा।
एंड द फोर्थ पार्ट इज एरो डायग्राम। ये देखो ये जो सारे ऑर्डर पेयर बने हुए हैं ना, इनको एरोज के जरिए रिप्रेजेंट कर दो। पहला था 2 और 4, ये जो पहले वाले एलिमेंट हैं उनका एक सेट बना लो, ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका दूसरा सेट बना लो, इनको आपस में एरोज के जरिए मैच कर दो। एरो लगाएंगे तो मीन्स एरो डायग्राम की बात हो रही है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके पर्सपेक्टिव से आप क्वेश्चन नंबर 6 आल दो मैंने काफ़ी सॉल्व किए, कुछ आप सॉल्व करेंगे, और इसका जो 7, 8, 9 है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ताकि जो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें वो भी आपको क्लियर हो जाएं। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास 2 मिनट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड थर्ड पार्ट, ओके क्लियर। सैटरडे फ्राइडे संडे ऑफ, यस, ओके। एनी क्वेश्चन एल्स? ठीक है जी, थैंक यू मैमूना, आपका बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6, ओके बेटा, जो भी अब आप मैंने आपको एज असाइनमेंट के तौर पे 1-2 क्वेश्चन दिए हैं, आपने वो सॉल्व करने हैं। मैंने आपको बताया है पहले भी कि जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है उनमें ये चारों जो चीज़ें होंगी वो दोबारा से रिपीट होंगी। आर कैसे लिखना है, आर इनवर्स कैसे निकालना है, डोमेन रेंज कैसे करनी है, तो आपने क्या करना है, आपने खुद से 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर उनमें फिर भी कुछ चीज़ें नहीं समझ आती, यूट्यूब के दोबारा लेक्चर देखें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि फ़लाँ क्वेश्चन में मसला है। अगर फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें दोबारा यही टॉपिक रिपीट होगा, तो आपको इंशाल्लाह सारी जो चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर इसी लेक्चर पे बातचीत होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।